तो क्या आपको पता है आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन कौन सा है, या फिर क्या है कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और स्कारलेट विच के सबसे पावरफुल अवतार? इस बात में कोई शक नहीं कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब काफी पावरफुल बन चुके हैं, लेकिन कॉमिक्स में इनके एक्सट्रीमली ओवरपावर्ड वर्जन देखने मिल जाता है। और आज हम एवेंजर्स के सबसे वीकेस्ट और पावरफुल वर्जन की बात करने वाला है, ब्लैक विडो और हॉकाई। अब इन दोनों का कोई बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन अभी तक हमें देखने नहीं मिला, कॉमिक्स में भी इन्हें कोई बड़ा अपग्रेड नहीं मिला, इसलिए अब आगे बढ़ता है क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर के तो वैसे कई सारे वर्जन हमें कॉमिक्स में देखने मिल जाते हैं, लेकिन इसका सबसे कमजोर वर्जन है सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। ऑफ कोर्स ये इतना तेज भाग सकता था कि पीक ह्यूमन भी इसे नहीं देख पाते थे, और इसने कई सारे सब अल्ट्रॉन्स को भी बीट कर रखा है, लेकिन ये कमजोर था क्योंकि सबसे पहले इसने अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया था स्कारलेट विच की तरह। तो हो सकता है आज के डेट में अगर क्विक सिल्वर जिंदा होता तो वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले के कंपैरिजन में काफी तेज भाग सकता था। और ऊपर से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स लैक करता है बुलेट्स काफी तेज से मारने के लिए, और एक स्पीडस्टर का बुलेट से मर जाना काफी अजीब बात है। लेकिन अगर बात करें इसके सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो है अल्टीमेट यूनिवर्स का, या क्विक सिल्वर बियॉन्ड लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ये मैग्नेटो का बेटा होता है, पर इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल सुपर ह्यूमन पर देखने मिल जाती है। और ये एक बार इतनी तेज भाग रहा था कि इसके भागने की फोर्स की वजह से इसके आसपास के लोग सीधा डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। स्पाइडरमैन। अब अभी तक हमने सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन वेरिएंट्स को देखा है, और फ्यूचर में जब स्पाइडरमैन 4 आएगी तब हमें और भी ज्यादा वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे। ऊपर से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 में नल भी होगा, तो अब अनकाउंटेबल सिम्बियोट्स भी देखने मिल जाएंगे। अब हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को तो आप सब जानते ही है, और काफी सुपर फैंस के हिसाब से ये वर्जन सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एमसीयू वाला स्पाइडरमैन अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे कमजोर एमसीयू वाला पीटर नहीं बल्कि स्पाइडर हैम है, जिसे पीटर पोर्कर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के चलते पीटर पोर्कर एक पिग जैसे दिखने वाला क्रिएचर बन जाता है, लेकिन इसके पास स्पाइडर लाइक सारी एबिलिटीज होती है, इसलिए आगे जाकर कई सारे मूवमेंट्स पर स्पाइडरमैन के साथ मिलकर काम भी करता है। बट स्पाइडर हैम एक स्पाइडरमैन की पैरोडी है, और ये बात उसे भी पता है, क्योंकि भले इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ना हो, लेकिन ये फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकता है, और इसे पता है कि ये बस जोक वर्जन है स्पाइडरमैन का। लेकिन अगर बात करें सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो स्पाइडरमैन 2099 नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स में कॉस्मिक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, जो स्पाइडरमैन वेरिएंट में ओवरपावर्ड बीइंग है। ये चाहे तो 2 सेकंड में स्पाइडरमैन 2099 को बीट कर दे, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर है। बेसिकली यूनिवर्स में एक फोर्स होती है जिसका काम होता है टाइम आने पर किसी वर्दी बीइंग को अपना होस्ट बना लेना और यूनिवर्स को बर्बाद होने से बचा लेना, और जो इस फोर्स का होस्ट बनता है उसे कैप्टन यूनिवर्स बोला जाता है। अब कैप्टन यूनिवर्स के पास बहुत सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, जैसे एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी वेब्स, डायमेंशनल ट्रैवल। ये अपने एक पंच में हल्क जैसों को नॉकआउट कर चुका है, और अपने फुल पोटेंशियल पर गैलेक्टस और सेलेस्टियल जैसों को भी मार गिरा सकता है। बट इस पावर का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि काम होने के बाद यूनिवर्सल फोर्स अपने होस्ट को छोड़ देती है, इसलिए पावर सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर ही किसी को भी मिल सकती है। अब इंटरनेट पर इससे भी पावरफुल वर्जन देखने मिल जाते हैं, लेकिन वो सब फैन मेड है, जिसका मार्वल से कोई लेना देना नहीं है। अब जिस एंटमैन को हमने एमसीयू में अभी तक देखा है, वही इसका सबसे कमजोर वर्जन है, क्योंकि कॉमिक्स में एंटमैन के पास बेटर फीट्स है। लेकिन फिर भी एंटमैन ज्यादातर अपने सूट्स और पिम पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है अपनी पावर्स को यूज करने के लिए। पर साइज मैनिपुलेशन की वजह से एंटमैन छोटा होकर अच्छी खासी एजिलिटी के साथ लड़ाई कर सकता है, और साथ में अगर ये जायंटमैन बन गया तो इसके हाइट अराउंड 100 फीट तक देखने मिल जाती है। लेकिन एंटमैन की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है, लेकिन ये फॉर्म 10 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। अगर बॉडी की लिमिट्स को पुश किया तो चक्कर आकर एंटमैन बेहोश हो जाएगा। अब कॉमिक्स में एंटमैन को कुछ माइनर अपग्रेड्स मिले, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन कॉमिक यूनिवर्स में हैंक पिम और अल्ट्रॉन का 36 का आंकड़ा है। बेसिकली यहाँ पर टोनी से ज्यादा हैंक का इन्वॉल्वमेंट था अल्ट्रॉन को बनाने के लिए, बट एक मोमेंट पर अल्ट्रॉन अपनी बॉडी को एंटमैन की टेक्नोलॉजी से जोड़ लेता है, और ऐसे हमें एंटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन देखने मिलता है। अब अल्ट्रॉन साइज मैनिपुलेशन के साथ स्पीड ऑफ साउंड से उड़ सकता था, और साथ में इसकी मेंटल कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गई थी, क्योंकि पिम टेक्नोलॉजी के बारे में अल्ट्रॉन को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ये बात अलग है, इसके पास भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स नहीं है। कैप्टन मार्वल। अब हम किसी भी यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को उठाकर देखें, सबकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिल जाती है, इसलिए कैप्टन मार्वल के ज्यादातर वेरिएंट्स की पावर लेवल इक्वल होती है। लेकिन अगर बात करें कैप्टन मार्वल के सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो है बाइनरी। सिनेमैटिक यूनिवर्स का बाइनरी फॉर्म ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में एक एक्सपेरिमेंट की वजह से कैरल डैनवर्स को अपना बाइनरी फॉर्म मिला था, जिसका पावर सोर्स यूनिवर्स का व्हाइट होल होता है। अपने बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल की बेसिक एबिलिटीज से एनहांस्ड तो होती है, लेकिन ये फिजिकली उस लेवल पर चली जाती है जहाँ ये बिना किसी दिक्कत के हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस जैसों को बीट कर सकती है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी तो इसके पास पहले से होती है, लेकिन अब ये स्टार्स की एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर पाती है। और बाइनरी फॉर्म कैरल को टेलीपोर्टेशन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी प्रोवाइड करता है। बट इसका एक नेगेटिव है कि बाइनरी फॉर्म को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे आप फुल पोटेंशियल पर यूज ना करें तो ही बेटर होगा। लेकिन अगर बात करें सबसे वीकेस्ट फॉर्म की, तो वो है कैरल का ह्यूमन फॉर्म।
कॉस्मिक पावर होने के बाद भी कैरल ने कई बार अपने पावर्स को खो दिया है, या फिर एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से टेम्परेरी बेस पर कैरल अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती है, लेकिन साथ में अपने स्ट्रेंथ लेवल को भी खो देती है, जिसकी वजह से ये ना तो हैंड टू हैंड बैटल कर सकती है और ना ही एनर्जी बेस्ड अटैक। इसलिए कैरल का ह्यूमन फॉर्म सबसे कमजोर वर्जन है। अब कोई भी ब्लैक पैंथर उठा के देख लो, उसकी सारी पावर्स वाइब्रेनियम से बने हार्ट शेप हब की वजह से आती है, लेकिन अगर ये हब ब्लैक पैंथर की बॉडी से निकाल दो तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन के रह जाता है। लेकिन हम किसी भी ब्लैक पैंथर के ह्यूमन वर्जन को वीकेस्ट में ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि बिना हार्डशिप हब के ब्लैक पैंथर बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन बशेंगा ब्लैक पैंथर का सबसे कमजोर वर्जन है। बेसिकली सबसे पहले वकांडियन प्रोटेक्टर था, जिसने ट्राइब्स के बीच में वॉर खत्म करके वकांडा को दुनिया से अलग कर दिया था, और इस पैंथर के पास ना तो आज की तरह टेक्नोलॉजी थी और ना ही वाइब्रेनियम से बना कोई सूट। ये सिर्फ अपने एनहांस स्ट्रेंथ और लो लेवल बैटल स्किल्स के भरोसे फाइट करता था, और क्योंकि ये वकांडा का पहला प्रोटेक्टर था, इसलिए इसके पास ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस भी नहीं था। और कुछ साल पहले हमें ब्लैक पैंथर का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन देखने मिला, जिसका नाम है स्टार पैंथर। बेसिकली एक दिन किलमोंगर वाइब्रेनियम मैन नाम के एक ब्लैक पैंथर वेरिएंट को सन में फेंक देता है, ये सोच के कि वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा वो कॉस्मिक बीइंग बनकर बाहर आता है। अब स्टार पैंथर की पावर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ कॉमिक स्टेटमेंट के हिसाब से स्टार पैंथर की पावर्स व्हाइट आउट हेवन से आती है, जिसकी वजह से मिनिमम कैप्टन मार्वल को बराबरी की टक्कर दे सकता है और अपने फुल पोटेंशियल पर फिनिक्स फोर्स को राइवल कर सकता है। ये बात अलग है, अभी तक हमने प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा है। अब मार्वल की हिस्ट्री उठाकर देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के सच कोई वीक वर्जन नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्स में काफी जल्दी ये मैजिक सीखकर सोर्सर सुप्रीम बन चुका है। तो अगर किसी वर्जन को वीक कंसीडर करना है तो स्ट्रेंज को लेना पड़ेगा, जो कामर था, जो मैजिक सीख रहा था, क्योंकि अभी अपने लर्निंग फेज में तो ये अपने से ज्यादा पावरफुल बीइंग से फाइट नहीं कर सकता। बट स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन ब्लैक प्रिस्ट है। इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि ये सीधा ब्लैक प्रिस्ट का लीडर बन चुका है, और ब्लैक प्रिस्ट एक टाइप से एंटीबॉडीज थे मल्टीवर्स के, जो डायरेक्टली स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल लेवल का बना देती है। अब काफी सुपर फैंस को लगता है कि क्लासिक स्ट्रेंज ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि क्लासिक स्ट्रेंज की फीट्स नेक्स्ट लेवल पर है, जिसे कोई भी मैजिक यूजर अचीव नहीं कर सकता। बट ब्लैक प्रिस्ट स्ट्रेंज की पावर और अथॉरिटी शुरू से मल्टीवर्सल लेवल की होती है, जो उसे सिग्निफिकेंटली ज्यादा पावरफुल बना देता है क्लासिक स्ट्रेंज से। कैप्टन अमेरिका। अब कैप्टन अमेरिका के तो वैसे बहुत वर्जन देखने मिलते हैं, और अगर दिख भी जाए तो पावर लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कैप का सबसे कमजोर वर्जन बिना सुपर सोल्जर सेरम वाला स्टीव है। फिर वो किसी भी यूनिवर्स को उठा लो। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी विल पावर काफी हाई लेवल पर देखने मिलती है, लेकिन सिर्फ विल पावर से फाइट को जीतना इम्पॉसिबल है। स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जो ये वर्जन लैक करता है। लेकिन जब बात आती है सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो है सोल्जर सुप्रीम, जिसे इन्फिनिटी वार्प स्टोरी लाइन में देखा गया था, जहाँ कैप और डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी कंबाइन हो जाती है। इस यूनिवर्स में भी स्टीव को सुपर सोल्जर सेरम दिया जाता है, जिससे वो पीक ह्यूमन पर जा पहुंचता है, लेकिन अब स्टीव मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए इसके पास कोई वाइब्रेनियम शील्ड नहीं होती है, क्योंकि सारा काम मैजिकल शील्ड कर देती है, और ये कम पड़ जाए तो स्टीव डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे स्पेल को भी यूज कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ह्यूमन बॉडी की वजह से कई बार फाइट में नॉकआउट हो चुका है, लेकिन कैप और स्ट्रेंज का एक कंबाइंड वर्जन लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब स्कारलेट विच कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सबसे वीक वर्जन एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने मिला। इस समय पर स्कारलेट विच वंडा थी, और इसे भी नहीं पता था इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में। ये अपने पावर्स को यूज करना सीख रही थी, और अभी के लिए बस माइंड मैनिपुलेशन और मिड लेवल टेलीकिनेसिस किया करती थी, लेकिन इसकी एनर्जी शील्ड को ब्रेक करना इजी काम था, और इसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं था, इसलिए फाइट के दौरान इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा वीक देखने मिली। लेकिन स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल वर्जन हमें कॉमिक्स में देखने मिली। इसका नाम है अनएंडिंग स्कारलेट विच। बेसिकली पिछले कुछ सालों में वंडा ने बहुत सारे इमोशनल डैमेजेस देखे, लेकिन इसी बीच इसने डार्क होल्ड और उसके राइडर चितौन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से स्कारलेट विच स्लोली एक न्यू एंटिटी बन चुकी है, जिसे कुछ लोग अनएंडिंग क्योस भी बोल रहे हैं। और इस वर्जन के पास ज्यादा फीट्स तो नहीं है, लेकिन अगर ये अपने पर आ जाए तो मल्टीवर्स की सारी रियलिटीज को एक ही बार में मिटा सकती है, और कॉमिक्स में अपीयर होते ही ये मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन चुकी है। लेकिन वंडा को अपने अनएंडिंग पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, तो अगर बॉडी पर से कंट्रोल छूटा तो चितौन स्कारलेट विच को टेक ओवर कर सकता है। विजन। अब विजन वैसे तो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। ये बात अलग है मार्वल ने इसे ठीक से कभी यूज नहीं किया, लेकिन विजन का जो वीकेस्ट फॉर्म है वो है व्हाइट विजन, क्योंकि मल्टीवर्स में विजन के कई सारे वेरिएंट्स हैं, और सबके पास फेजिंग, डेंसिटी मैनिपुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट माइंड स्टोन है। लेकिन व्हाइट विजन के पास माइंड स्टोन ना होना उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि एक मैनमेड चिप की एनर्जी बीम कभी एक इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ वाइज व्हाइट विजन इक्वल है, बट जब बात आती है एनर्जी बेस्ड अटैक की, तो उसमें व्हाइट विजन बहुत कमजोर हो जाता है अगर हम उसे रेड विजन से कंपेयर करें। लेकिन जब बात आती है विजन के सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो है अल्टीमेट विजन, जो 1610 यूनिवर्स से बिलोंग करता है। बेसिकली एक दिन गैलेक्टस प्लैनेट पर अटैक करता है, इसलिए सारे हीरोज विजन को पावर अप करना शुरू कर देते हैं ताकि वो गैलेक्टस को बीट कर पाए।
वैसे अल्टीमेट विजन एक फीमेल वर्जन है, लेकिन ये ग्रेविटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। फिर डेंसिटी मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड ट्रैवल, सेल्फ हीलिंग जैसे एबिलिटीज तो इसके पास पहले से थी, लेकिन ये चाहे तो स्पेस टाइम में होल क्रिएट कर सकती है, जिससे छोटे स्केल पर ही सही लेकिन गैलेक्सी का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और इस स्टोरी में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच थी जो विजन की बराबरी कर सकते थे। ये पता लगे कि इतना पावर बूस्ट मिलने के बाद भी विजन हार गया। थॉर, अब गॉड ऑफ थंडर के भी कई सारे वेरिएंट्स हमें देखने मिलते हैं, लेकिन जो अभी तक का सबसे कमजोर वर्जन है वो है अनवर्दी थॉर, क्योंकि इसके पास अपनी गॉडली पावर्स नहीं है और ना ही कोई म्यूनियर या स्टॉर्मब्रेकर जैसा हथियार है। मिल भी जाए तो इसके पास अभी के लिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इन वेपन्स को उठा पाए, और पावर्स खोने की वजह से थॉर की स्ट्रेंथ ह्यूमन लेवल पर आ जाती है। इसलिए इस स्टेट में थॉर को मार गिराना काफी आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी अनवर्दी थॉर इतना कैपेबल था कि इसने शील्ड के बेस्ट फाइटर को आईसीयू पहुंचा दिया था। तो स्ट्रेंथ भले इसकी आम इंसान की तरह हो, लेकिन बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। वैसे मैं थ्रॉग को वीकेस्ट में ऐड करने वाला था। बेसिकली थॉर का एक फ्रॉग वर्जन है, पर ये म्यूनियर के लिए वर्दी है, इसलिए इसके पास लाइटनिंग का एक्सेस है, तो ये आराम से अनवर्दी थॉर को लाइटनिंग स्ट्राइक करके मार सकता है। इसलिए अनवर्दी थॉर वीकेस्ट है। लेकिन जब बात आती है सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो थॉर फैंस को पता ही है, बेसिकली रून किंग थॉर। ये वर्जन हमें रैग्नारोक के टाइम पर देखने मिला था, जब थॉर को रैग्नारोक साइकिल को रोकना था। इसलिए वो ओडिन के रास्ते पे चलता है और अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस करके फांसी लगा देता है। लेकिन इसके बाद थॉर सबसे पावरफुल एसगार्डियन बन जाता है, जो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। ये इतना पावरफुल है कि इसने अपनी किस्मत को चेंज कर दिया था। ये अपने थॉट से किसी को भी मार गिरा सकता है, और इसने शैडो गॉड्स को बीट किया है, जो ओमनिवर्सल बींग्स होते हैं। अब अगर बात करें हल्क की, तो हल्क जाना जाता है अपने स्ट्रेंथ और एग्रेशन के लिए, लेकिन हल्क का जो सबसे कमजोर वर्जन है वो फिजिकली तो काफी वीक है, लेकिन उसमें एग्रेशन की भी बहुत कमी है। मैं बात कर रहा हूँ जो फिक्सेट की, जिसे हम ग्रे हल्क के नाम से भी जानते हैं। ये वो हल्क है जिसे मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहली बार देखा गया था। लेकिन ग्रे हल्क सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लैक करता है, पर ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए गैंगस्टर टाइप कपड़े पहनता है और सिर्फ पैसे और पावर के पीछे भागता है। और ये पहला हल्क है जिसने ब्रूस की बॉडी को कंट्रोल किया था, वरना हमेशा ब्रूस हल्क की बॉडी को कंट्रोल करने में लगा रहता है। लेकिन हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जिसे वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में देखा गया था। हम ब्रेकर ऑफ वर्ल्ड्स को कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि भले ही अपनी पावर से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हल्क की बॉडी को ब्रूस बैनर नहीं बल्कि वन बिलो ऑल कंट्रोल कर रहा था, जो लॉजिकली हल्क नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज की बैंड बजा के रख दी थी। इसने इल्यूमिनाटी को कूट रखा है। उसके बाद ह्यूमन टॉर्च का सबसे पावरफुल अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं किया। इसे रोकने के लिए आयरन मैन सीधा ऑर्बिटल अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। और सेंट्री, जिसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर से, वो तक इसके सामने फेल हो गया। और आखिर में तो हल्के सिर्फ चलने पर अर्थक्वेक्स आ रहे थे, और ये अपने आप में एक बॉम्ब की तरह है, क्योंकि ये गामा रेडिएशन की एक ऐसी एनर्जी रिलीज कर सकता है जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। आयरन मैन, अब टोनी स्टार्क की सारी पावर्स आर्मर बेस्ड होती है, इसलिए टेक्निकली हमें आयरन मैन के आर्मर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। बट आयरन मैन का सबसे कमजोर वर्जन है आयरन मैन 2 में दिखा मार्क 5 आर्मर। ये मार्क 1 से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अपने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से इसके मेटल पार्ट्स बहुत ज्यादा पतले थे। नॉर्मल बुलेट्स और मिसाइल से तो इसे कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे हैवी अटैक से ये आर्मर ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। साथ में इलेक्ट्रिक अटैक से वीक था, और ना तो इसमें कोई मिसाइल थी और ना ही उड़ने की एबिलिटी। वेपन्स के नाम पर तो इसके पास सिर्फ रिपल्सर थे। लेकिन अगर बात करें सबसे पावरफुल वर्जन की, तो वो 2 है। फर्स्ट है गॉड बस्टर आर्मर, जिसे टोनी ने एक वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया था, लेकिन इसे बनाने के लिए टोनी ने अपनी सारी मेंटल पावर्स को यूज कर दिया था। तो टोनी जितना हाई लेवल पर सोच सकता था, उससे ये आर्मर बना था। इसलिए इसके अंदर के वेपन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, और ये आर्मर इतना एडवांस था कि टोनी आखिर में इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, क्योंकि इतना एडवांस आर्मर रियलिटी में एग्जिस्ट करता, और किसी गलत हाथ लग जाता तो उसके आउटकम्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते थे। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, तो यहाँ पर आयरन गॉड सबसे पावरफुल है। बेसिकली ये वर्जन कोरवैक नाम के सुपर विलन से फाइट करता है, और इस वर्जन का साइज एक प्लैनेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। आयरन गॉड के पास साइज मैनिपुलेशन के साथ अब कॉस्मिक पावर्स है। इनकी फाइट इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही थी कि कई सारे कॉस्मिक एंटिटीज ने आयरन मैन के बीच में इंटरफेयर कर दिया था। तो अब आप ही सोच के देखो, जब कॉस्मिक बीइंग को फाइट रोकने आना पड़ रहा है, तो आयरन गॉड किस लेवल की पावर होल्ड करता होगा। लेकिन इसी के साथ एवेंजर्स के वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन की लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।